Okay, hello everyone. Let's start paper 2. It's a theory paper, May-June 2023, variance 21. The duration of this paper is 1 hour 45 minutes. We need to attempt all the questions. And the most important thing is, we need to show all the working and we need to mention the units as well. The total marks for this paper is 80. All right. Let's start with what we have in the question number 1. Choose from the following oxides to answer the questions. Each oxide may be once used, more than once, or not at all. State which oxide is solid made during the thermal decomposition of limestone in the blast furnace. ये metals का chapter है. जब हम blast furnace में extraction of aluminum करते हैं, sorry, extraction of hematite ore, extraction of iron. उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट अंडर हीट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. सो वो आपसे सॉलिड पूछ रहे हैं, तो ये सॉलिड है और ये गैस है, तो ऑब्वियसली माय आंसर इज गोइंग टू बी कैल्शियम ऑक्साइड. और देखें ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है. सो हम यहाँ लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. हम नाम नहीं दे सकते क्योंकि एग्जामिनर ने हमें फॉर्मूले दिए, तो हम फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे until unless वो हमसे डिमांड नहीं करता. Reacts both with acid and alkali. वो तमाम substances जो कि as an acid and alkali behave करते हैं, उनको हम amphoteric substances कहते हैं. Amphoteric oxides भी कह सकते हैं. और amphoteric oxides हमारे पास जो मैंने क्लास में डिस्कशन किए वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है एंड लेड ऑक्साइड है. तो लेट्स सी कि इन तीनों में से कौन सा है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, सो हम यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख देते हैं. हैज अ जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर. याद रखिएगा कि जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ाया है और उसका नाम था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है. और जॉइंट 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ाए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ग्रेफाइट और डायमंड. सिलिकॉन कार्बाइड भी बताया मैंने आपको, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर. तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए. लेट्स सी कि हमें लिस्ट में क्या दिया हुआ है. हमें लिस्ट में एक्चुअली एग्जामिनर ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड दिया है, व्हिच इज व्हाई हम यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखेंगे. फिर वो कह रहे हैं हैज एन आयन विद एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2. अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर एल्यूमिनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. एल्यूमिनियम को 2x ले लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन को x लीजिए, ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0. देन यहाँ से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को डिटरमिन करो, -2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0. देन x इक्वल्स टू +4. Fe2O3 में आयरन को निकालो तो आयरन 2x हो जाएगा, -2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी +3. वाटर में अगर मुझे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हाइड्रोजन 2x, -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1. N2O में 2 सोडियम -2 equals to 0, then x equals to +1. सल्फर डाइऑक्साइड को, सल्फर को x लीजिए, ऑक्सीजन इज -2 टाइम्स 2 equals to 0,
then x equals to +4 एंड SiO2 में सिलिकॉन को x लीजिए, -2 × 2 = 0, then x equals to +4। तो +2 वो कह रहे हैं हमसे ना, हमसे वो +2 कह रहे हैं। दैट इंडिकेट्स के +2 मेरे पास कहाँ आई है? +2 मेरे पास आई है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और +2 ओ कैल्शियम ऑक्साइड, आई लेफ्ट कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को लीजिए x, ऑक्सीजन का चार्ज -2 = 0, देन x equals to +2। सो मेरे पास +2 कार्बन मोनोऑक्साइड में है और +2 कैल्शियम ऑक्साइड में भी है। ओके, इसमें भी है। सो अब जाहिर सी बात है, इन दोनों में से कोई एक आंसर ठीक हो सकता है। सो ऑब्वियसली मैं यहां पर लिखूंगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट एन आयन, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट एन आयन, इसमें कोई आयन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को इग्नोर करूंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसिडर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड आयन नहीं होता, इसलिए मैं कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लूंगा, मैं कैल्शियम ऑक्साइड लूंगा, बिकॉज कैल्शियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, टर्न्स व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट ब्लू। देखें, कॉपर सल्फेट अगर एनहाइड्रस है तो वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर हम इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट में, विच इज CuSO4.5H2O। ये व्हाइट होता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है? ब्लू। तो बेसिकली जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो यकीनन इस वाटर की वजह से आता है। चेक करें, वाटर है, बिल्कुल है वाटर यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे H2O। Last part of this question is made during the fermentation of aqueous glucose to make ethanol। अच्छा, अगर मैं ग्लूकोज लूं जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और अगर मैं उसकी फर्मेंटेशन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट जाइमेस अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो मुझे इथेनॉल मिलता है। और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है, राइट? तो हम यीस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, जहां जाइमेस इज गोइंग टू बी द एंजाइम, और 37 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इसमें एन एरोबिक कंडीशन होती है, अगर आपको याद हो। सो एग्जामिनर ने इथेनॉल बता दिया, एग्जामिनर ने ग्लूकोज बता दिया, यानी ये दोनों बता दिए, ये रह गया। तो अब वो पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड along with ethanol and along with ethanol. Okay, that's the question number 1. I hope it makes sense to you. Next question is question number 2. Group 1 includes the element lithium, sodium and potassium. State 2 physical properties of lithium. Lithium जो है वो आपका एक मेटल है, और ये मेटल है, which means ये सॉलिड होगा at RTP। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होगी, बिकॉज ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन सॉलिड एंड इन लिक्विड स्टेट। मैलिएबल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल होते हैं मेटल्स। ठीक है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं हमसे कैटेगोरिकली, विच मीन्स मैं इनमें से कोई भी दो लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉलिड आरटीपी, गुड इलेक्ट्रिकल। मैंने बहुत सारी बताई थी, उसमें से एक और भी यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ। डेंसिटी लो होती है, इसलिए वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। नेक्स्ट, potassium reacts with cold water, the ionic equation for the reaction is shown। ठीक है,
state in terms of electron why potassium is reducing agent in this reaction. By the way, मैंने आपको ये लिखवाया है categorically notes में कि all metals are reducing agent, not only potassium, all metals are reducing agent. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, और जब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एग्जामिनर भी तो आपसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, तो अगर पोटेशियम रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट loses electron during the reaction। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, which means okay, state the oxidation number of hydrogen in H2। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि जितने डायटॉमिक होते हैं मॉलिक्यूल, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। तो फॉर ऑल diatomic molecules oxidation state is 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ये मैंने बकायदा रूल लिखवाया हुआ है आपको। डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। जाहिर सी बात है, पोटेशियम जो है वो फ्लोट करता है ऑन टू द सर्फेस ऑफ लिक्विड। Potassium, because of its high reactivity, burnt with lilac flame, ये भी लिखवाया मैंने आपको। और पोटेशियम जो है वो अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से जब बर्न होता है तो वो बेसिकली मेल्ट हो रहा होता है, तो पोटेशियम मेल्ट्स। आप नोट करें, यहां से बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज आल्सो गिवन ऑफ, राइट। तो बबल्स ऑफ गैस is given off। A sample of sodium chloride is tested using a flame test। State the color of the flame seen in this test। तो आपको याद है मैंने पीरियोडिक टेबल के पेपर में पढ़ाया था कि सोडियम बर्न विद एन येलोइश ऑरेंज फ्लेम, burned with yellow orange flame। So that's the end of question number 2। Question 3, this question is about the preparation of salt। Zinc chloride is a soluble salt। अच्छा, अब soluble salt है, तो soluble salt को prepare करने के मैंने 4 methods share किए हैं आपके साथ, तो आपको वो सारे methods आने चाहिए। The first one is metal oxide with acid।
The second one is alkali N acid. The third one is metal N acid. And the fourth one is metal carbonate N acid. ये चार डिस्कस किए मैंने आपके साथ लेक्चर में। तो इन चारों में से कोई एक होगा। लेट्स सी क्या है हमारे पास। It is prepared by the reaction of an insoluble base with dilute acid. आप देखें वो कह रहे हैं insoluble base. Insoluble base with dilute acid, यानी वो examiner is talking about the first one, right? The equation for this reaction is shown. Okay, a sample of 3.50 gram of zinc oxide is added to 50 cm cube of 1.2 mole per dm cube hydrochloric acid. Okay, तो मुझे जिंक ऑक्साइड का मास गिवन है। ओके, एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं शो बाय कैलकुलेशन दैट द जिंक ऑक्साइड इज इन एक्सेस। ओके, सो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले जिंक ऑक्साइड के लिए एमआर फाइंड आउट करते हैं। जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक का मास होता है 65, ऑक्सीजन इज 16, तो 65 प्लस 16 इज गोइंग टू बी 81. ओके, सेकेंड स्टेप, मैं मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड डिटरमिन करूंगा। तो मुझे 3.50 ग्राम गिवन है, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 81 से, तो मुझे मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड मिल जाएंगे विच इज 0.0432। ठीक है, सिमिलरली मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सो आई कैन यूज द मोल्स। और मैंने क्लास में आपको रेशियो मेथड करवाया, तो मैं रेशियो मेथड ही करवाऊंगा। और रेशियो मेथड के लिए याद रखिएगा कि ये जो 1 dm क्यूब होता है ये बेसिकली 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है। सो टेक्निकली मेरे पास कुछ इस तरह से मामला होंगे। 1000 cm cube of HCl contain 1.20 mole. We have 50.0 cm cube. The moles in it is going to be how much? 0.06. Okay. आप नोट करें, equation says कि 1 mole of zinc oxide is reacting with 2 mole of hydrochloric acid. Is reacting with 2 moles of acid. ठीक है, सो अगर मैं 1 मोल ऑफ एसिड ले लूं तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड जो है वो 1/2 मोल्स हो जाएगा। और अगर 1/2 मोल्स है यानी 0.5 मोल्स हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। आपने कितने मोल्स निकाले हैं इस वक्त? HCl के 0.06 मोल्स। तो अगर 0.06 मोल्स है आपके पास, तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.06, so it's going to be 0.03 moles of zinc oxide.
ओके, सो आप नोट करें, जिंक ऑक्साइड के आपने कितने मोल्स निकाले थे? 0.04, और यहाँ कितने निकले? 0.03। इसका मतलब इट हैज टू बी इन एक्सेस। ठीक है, state why it is important to use an excess of zinc oxide in this preparation। तो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी हम इस मेथड के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट की, हम मेटल ऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट में इसलिए लेते हैं ताकि एसिड फुली यूटिलाइज हो जाए, फुली कंज्यूम हो जाए। This is because all the hydrochloric acid must be consumed during the reaction. Suggest how the excess zinc oxide is removed from the reaction mixture to leave only aqueous zinc chloride. अच्छा, आप जानते हैं उसने कहा है आपसे उसने आपसे ये कहा कि इनसॉल्युबल बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिड्यू होगा, जबकि ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका मतलब ये फिल्ट्रेट होगा। तो अगर रेजिड्यू भी हो और फिल्ट्रेट भी हो, तो जाहिर सी बात है अगर आपने रेजिड्यू को सेपरेट करना है तो आप फिल्ट्रेशन का टेक्निक यूज करोगे। ठीक है, filtration is used to remove zinc oxide from reaction mixture. Barium sulfate is an insoluble salt. It is prepared using a precipitation method. और precipitation method में क्या होता है? Two soluble salts react together to give an insoluble salt. Name the two aqueous solution. देखिए उसने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? aqueous। इसका मतलब soluble होना चाहिए। soluble solutions होने चाहिए, soluble salts होने चाहिए। ठीक है, अब वो टू कह रहे हैं that react together to give a barium sulfate precipitate। यार आपको बेरियम सल्फेट बनाना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है ये। जाहिर सी बात है, आपने दो सॉल्युबल सॉल्ट लेने हैं। एक ऐसा सॉल्युबल सॉल्ट लीजिए जिसमें सल्फेट आयंस मौजूद हो। तो आप पोटेशियम सल्फेट भी ले सकते हैं, आप सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी चार्ट। ठीक है, आपको बेरियम का एक सॉल्युबल सॉल्ट लेना है, तो मैंने आपको बताया था ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो आप बेरियम नाइट्रेट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया भाई क्लास में कि बेरियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, तो ये दोनों सॉल्युबल सॉल्ट हैं। ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा,
ये भी एक्वस होगा। ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल। अब इनमें से कोई दो लिख दीजिए आप। तो मैं बेसिकली, वो नेम कह रहा है, नेम कह रहा है, तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट, sodium nitrate is a soluble salt. It is prepared by the reaction of acid and an alkali. अगर आपको याद हो, एसिड और एल्कली का जो रिएक्शन है उसको हमने क्लास में नाम दिया था टाइट्रेशन मेथड। यानी जितने सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो टाइट्रेशन मेथड से मिलते हैं अगर एसिड और एल्कली का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एसिड एंड एल्कली, यानी वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं नेम द एसिड एंड द एल्कली यूज्ड। अच्छा भाई, फिर वही एनालिसिस। एनालिसिस क्या है कि यार आपके पास है सोडियम नाइट्रेट, आपने इसमें से सॉल्युबल सॉल्ट इस तरह के लेने जिसमें एल्कली कौन सा लोगे, NaOH। नाइट्रेट आइंस कहाँ से मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड से, तो HNO3, यानी ये दो यूज करेंगे आप। तो वो एसिड पूछ रहे हैं आपसे और वो आपसे पूछ रहे हैं टेक्निकली नाम। तो नाम में आपने लिखना है नाइट्रिक एसिड और एल्कली में आपने लिखना है सोडियम hydroxide. Then name the experimental technique used to make neutral aqueous sodium nitrate. तो वो तो हमने टाइट्रेशन बता दिया आपको कि टाइट्रेशन मेथड होता है। Okay, so that's the end of this question. Let's move on to the next one. Question number 4. This question is about compounds that contain phosphorus. The formula of phosphide ion can be written this. Complete the table 4.1 to show the number of particles in this phosphide ion. अच्छा, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको फॉस्फाइड आयन की कॉम्पोजिशन बता दी है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉम्पोजिशन आई कैन डिसाइड माय आंसर। जाहिर सी बात है, प्रोटॉन नंबर 15 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स 15 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 15 होने चाहिए, बट 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 18 एंड 31 माइनस 15 इज गोइंग टू बी द न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन निकालने के लिए 31 माइनस 15 करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 16, राइट। तो 16 न्यूट्रॉन्स हैं, 15 प्रोटॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 16 है, प्रोटॉन्स हमारे पास 15 है। State why the formula of a phosphide ion is P3 negative rather than P2 minus and P4 minus. Phosphorus belongs to group 5 of the periodic table, so it contains 5 valence electrons. To complete its octet, it will gain 3 electrons, which is why it has 3 minus charge. Okay. So phosphorus contains 5 valence electrons. So to complete its octet, it will gain 3 electrons, acquire stable configuration.
The formula of calcium ion is Ca2 plus. Deduce the formula of the calcium phosphide. We have done this area. कैल्शियम जो है वो 2 प्लस चार्ज करता है, फॉस्फाइड का चार्ज 3 माइनस होता है. ये चार्जेस एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम 3 एंड P2. तो आंसर इज गोइंग टू बी कैल्शियम 3 P2. ठीक है, फॉस्फाइड कह रहे हैं. फॉस्फाइड इज बेसिकली 3 माइनस. Calcium phosphate is an ionic compound. Explain why calcium phosphate has a high melting point. जितने ionic compounds होते हैं उन सब का giant lattice structure होता है. ठीक है, याद रखिएगा कि giant lattice होता है तमाम ionic compounds का. So on the basis of lattice ही explain कर देते हैं. Calcium phosphide is an ionic compound and has a giant crystal lattice structure. Because of a strong electrostatic attraction, so more energy is needed to overcome strong electrostatic attraction Remember, जब भी आपको मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, हमेशा इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर देनी होती है. ठीक है. Calculate the percentage by mass of phosphorus in calcium phosphate. Give your answer to two significant figures. Okay. सबसे पहली बात MR of calcium phosphate डिटरमिन करते हैं. तो ये हो जाएगा कैल्शियम इंटू 3 प्लस phosphorus plus into 2 plus oxygen times 8. Okay. Forty times 3 plus 31 times 2 plus 16 times 8. 16 is oxygen, right? Let me check. 40 times 3 plus 31 times 2 plus 16 times 8 is going to be 310. और जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले में फास्फोरस हमारे पास 2 है, राइट? तो 2 फास्फोरस का मास कितना हो जाएगा? (31 times 2) that's going to be 62, right? तो अगर परसेंटेज बाय मास ऑफ फास्फोरस चाहिए तो मास ऑफ फास्फोरस is 62, MR is 310 into 100. So 62 divided by answer into 100. So it's going to be 20%. Okay, that's the question number 4. Move on to the next question. That is question number 5. Ammonium chloride decomposes when heated to make hydrogen chloride ammonia. This is reversible. What is mean by reversible? Reversible means कि जब reaction forward भी जाए, reaction backward भी जाए,
हमने इसको क्लास में टू वे रिएक्शन का नाम दिया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू वे रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देते हैं, टू वे रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द फॉरवर्ड रिएक्शन एब्सॉर्ब्स थर्मल एनर्जी। द entire statement suggests that the forward reaction is endothermic. और मुझे कैसे पता चला कि ये एंडोथर्मिक है? बिकॉज एंडोथर्मिक मैंने आपको बताया है बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है। तो नोट करें, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया NaCl में, तो इस कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेकिंग, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक है। An equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in a closed system. Now the issue is, what is equilibrium mixture? Reactants और products अगर equilibrium पर exist करते हैं तो उसको equilibrium mixture कहा जाता है। Reactant and product exist at equilibrium is called equilibrium mixture. Now the next part is state what is mean by the term equilibrium. Include ideas about the rate of reaction. तो पहले rate of reaction को follow कर लेते हैं। In equilibrium, rate of forward is always equals to rate of backward. And the concentration of the reactants and products in your answer. So at equilibrium, concentration of reactants and products has to be constant. Okay, यही वो दो कंडीशंस, एक और भी कंडीशन बताई थी। ये तो कंडीशन थी ना कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट कंसंट्रेशन को फॉलो करता है। एक और भी कंडीशन थी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होगा, ओपन कंटेनर के अंदर नहीं हो सकता। लेकिन वो जो हमसे डिमांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर दिया है। वो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, predict what happens to the position of equilibrium. Again, position of equilibrium when the temperature is increased and pressure remains constant. Explain your answer. According to Lee-Shatter's principle, किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलरेडी एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, सो प्रेडिक्शन इज position of equilibrium favors towards right hand side, that is towards the product side. Explanation: since the forward reaction is endothermic, so increasing temperature
causes the stress in equilibrium to minimize this stress. Position of equilibrium favors towards right hand side. Okay, predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is increased and the temperature remains constant. Explain your answer. The most important thing आप नोट करें, ये सॉलिड है तो इसके ऊपर प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों गैसियस मॉलिक्यूल हैं, इस पर प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 मोल्स होंगे क्योंकि गैसियस सब्सटेंसेस को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं। और हमने आपको ये कहा है कि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई करवाया। बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी कम होते हैं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड की तरफ चला जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर favors equilibrium in that direction where we can have less volume or less moles. So equilibrium moves towards left hand side. Predict what happens to the rate of backward reaction when the temperature is increased and the pressure remains constant. Examiner is categorically talking about the rate of backward reaction when we increase the temperature. Okay, so prediction, rate of backward reaction increases. Why? Because as temperature increases, kinetic energy of the molecules increases. If kinetic energy increases, effective collision in a unit time increases. Effective collision in a unit time को हम collision frequency भी कहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। So rate of reaction increases.
Next, predict what happens to the rate of the backward reaction when the pressure is increased and the temperature remains constant. प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड होती हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. Since product has gaseous molecules, so क्योंकि प्रोडक्ट में गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए increasing the pressure compresses the gaseous molecules. अच्छा, compresses the gaseous molecule का मतलब होता क्या है टेक्निकली? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पर यूनिट एरिया में गैशियस मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज्यादा है. मोर मॉलिक्यूल्स exist in per यूनिट एरिया. ठीक है, एक ही बात है, कहने का अंदाज डिफरेंट है. ठीक है, मैंने आपको कंप्रेसेस द गैशियस मॉलिक्यूल की टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट क्लास में शेयर किया है, तो मैंने वो लिखा है. सो इंक्रीजिंग द प्रेशर कंप्रेसेस द गैशियस मॉलिक्यूल. दिस increases the effective collision for the reaction to take place. Okay. Question number 6, guys. This question is about the energy changes that takes place during chemical reactions. Methane reacts with chlorine to make chloromethane. That's what we have done in organic chemistry. The reaction is exothermic. Oh my goodness, the forward reaction is exothermic, he mean to say. Forward reaction is exothermic. और जब exothermic होता है तो हमारे पास conclusion क्या होता है? Energy of product is lower than energy of reactant. Product has lower energy than reactant. यही बात एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने में भी सिखाई है. वो कह रहे हैं इंक्लूड लेवल एक्सेस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंथैल्पी चेंज एक्टिवेशन एनर्जी. सो भाई वाई एक्सेस के ऊपर हम एनर्जी ले लेते हैं और एक्स एक्सेस के ऊपर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं, जिसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी हो गई और रिएक्टेंट्स हमारे पास है मीथेन एंड क्लोरीन, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई.
और प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्सेस बना दिया, रिएक्टेंट्स मेंशन कर दिए, प्रोडक्ट्स मेंशन कर दिए। लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। So this is going to be the activation energy. तो ये भी हो गया। डेल्टा एच मेंशन करना है, तो डेल्टा एच मेंशन करने के लिए हम एक लाइन एक्सटेंड इस तरह से करते हैं, और डेल्टा एच का एरो हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये बात मैंने क्लास में बताई थी आपको। सो डेल्टा एच इज बेसिकली नेगेटिव, ओके। और एक बात और याद रखिएगा, ये रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है। इन यूवी लाइट, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया, डेल्टा एच। नेक्स्ट, hydrogen iodide decomposes to make hydrogen and iodine. Calculate the enthalpy change of this reaction. Use the bond energy in the table. तो मैंने आपको bond energy का एक बहुत ही straight away formula दिया हुआ है। Delta H is basically enthalpy change. Okay. और इसका formula है delta H reactant minus delta H product. तो ये जो delta H reactant होता है, इसमें bond breaking होती है, और bond breaking हमेशा reactants में होती है, और delta H product जो है इसमें हमेशा bond formation होती है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। मेरे पास रिएक्टेंट में HI है, उसके 2 मोल्स हैं, अगर आप नजर आ रहे हो आपको। सो मैं बेसिकली क्या करूंगा, HI की एनर्जी है 298, मैं उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 से, ये मेरे रिएक्टेंट्स हो गए, माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मेरे पास है हाइड्रोजन, उसकी एनर्जी है 436 प्लस आयोडीन 151। सो 298 into 2, 298 times 2 is going to be 596 minus 436 plus 151 is going to be 587. So यहाँ से delta H energy 596 minus answer is going to be plus 9 kilojoules per mole. तो हम यहाँ लिख देंगे plus 9. Okay. Next question is question number 7. This question belongs to organic chemistry. My favorite, in fact, methanol, propane 1-ol, and propane 2-ol are alcohols. Okay. The displayed formula of methanol and propane 1-ol are shown in figure this. State the general formula of the homologous series of alcohol. That's easy. Alcohol का general formula होता है CN H2N plus 1 dot OH. Propane 1-ol and propane 2-ol have the same molecular formula but different structural formula. State the name given to the compounds that have same molecular formula but different structural formula. Structural isomers कहते हैं इनको। ये structural isomerism की definition है, by the way. Okay. Draw the structural formula of propane 2-ol. Propane 2-ol हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH OH CH2
ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर आप चाहते हैं तो आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी मैंने किया क्या, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। और वो इसलिए ओपन करके लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी उसने फंक्शनल ग्रुप्स को ओपन करके लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, स्टेट वाई प्रोपेन 1 ओल इज सैचुरेटेड कंपाउंड। आप नोट करें इस प्रोपेन 1 ओल में बिटवीन द कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड है, व्हिच इज व्हाई इट इज सैचुरेटेड। दिस इज बिकॉज of the presence of single bond between carbon atom and carbon oxygen atom। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इसलिए उसको भी मेंशन करेंगे। स्टेट वाई प्रोपेन 1 ओल इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। जाहिर सी बात है हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ प्योरली कार्बन एंड हाइड्रोजन, whereas propane 1 ओल contain oxygen। This is because it contain oxygen as well। Propane 1 ol reacts in the same way as ethanol। Draw the displayed formula of the product of the reaction of propane 1 ol with acidified aqueous potassium magnate 7। तो पहली तो बात ये कि ये जो acidified aqueous potassium magnate 7 है ये बेसिकली आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जैसे हमने इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया था, एग्जैक्टली प्रोपेन 1 ol को ऑक्सीडाइज करके मैं प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करूंगा। तो ये है आपके पास CH3 CH2 CH2OH। तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेनेशन दी थी और मैंने बताया था तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को एटॉमिक ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो हम एटॉमिक ऑक्सीजन लिख लेते हैं यहाँ पर और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में। सो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हमने ये भी फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। CH3 CH2। आप नोट करें मॉलिक्यूल का ये पार्ट एज इट इज कॉपी किया है मैंने। मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में, विच इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ओके, और वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसका मतलब सारे के सारे बॉन्ड सारे के सारे आइटम्स आपको अलग अलग मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ किए में इसी तरह से मुझे भी यहाँ पर करके देना है। सो दैट्स माय आंसर। ओके, सो आपसे वो इक्वेशन नहीं मांग रहा, लेकिन मैंने सिखाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन बना दी है। अच्छा, अब नोट करो ये वाला पोर्शन एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, राइट। लेकिन ये कन्वर्ट हो गया इस कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 3। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लेफ्ट। वो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेंगे। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो रही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही, तो मैंने बैलेंस करके दिखा दिया। आई रिपीट, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर आपके पास इस जगह पे 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन लेफ्ट। वो जो 2 हाइड्रोजन थे उन्होंने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाया। अगेन यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3, जबकि यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 1। तो 3 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा। दैट्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट एग्जामिनर डिमांड दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर। तो एग्जामिनर को सिर्फ ये स्ट्रक्चर चाहिए आपसे।
आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना के देना है. ओके, आई होप you get the point. Next is draw the displayed formula of the product of the reaction of propane 1-ol with ethanoic acid in the presence of a catalyst. ये जो catalyst है ये obviously आपका H2SO4 होता है. And whenever alcohol and acid react together, always an esters are formed. अब जब एस्टर की बात करते हैं तो मैं आपको याद करा देता हूं, एस्टर की फॉर्मेशन के लिए इथेनोइक एसिड गिव्स OH whereas alcohol gives H. अगर आपको याद हो, I have given you the entire lecture on this कि जब भी एस्टर की फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से OH चला जाता है, अल्कोहल से H जाता है, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर और इस तरह से एस्टर. सो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं. मैंने एक और भी चीज बताई हुई है, जब हम एस्टर का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम पहले अल्कोहल का पार्ट लिखते हैं और फिर हम एसिड का पार्ट लिखते हैं. फर्स्ट अल्कोहल पार्ट एंड देन एसिड पार्ट. होल्ड ऑन माय बैड. जब हम ओह माय गुडनेस, जब हम एस्टर का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पहले हम एसिड का पार्ट लिखेंगे और फिर अल्कोहल का. जब नाम देंगे तो रिवर्स हो जाए. एसिड पार्ट फर्स्ट, अल्कोहल पार्ट. ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास एसिड है, इथेनोइक एसिड है. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला मुझे आना चाहिए. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3, बल्कि मैं इसको तमीज से ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. एसिड ये होता है, आई मीन इथेनोइक एसिड CH3 COOH और अल्कोहल आपके पास ये होता है प्रोपेन 1-ol. CH3 CH2 CH2OH. ओके, सो हमने क्या कहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाएगा OH और अल्कोहल से क्या जाएगा H. अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं. तो पहले हम एसिड का पार्ट लिखते हैं. तो एसिड का पार्ट है हमारे पास H, आई मीन CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O. इसके बाद ये अल्कोहल का पार्ट आएगा और अल्कोहल के पार्ट में जो ऑक्सीजन है उसकी बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ होगी अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. ठीक है, ये मैंने क्लास में भी करवाया आपको. सो हम ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ CH2 है, then again CH2 है and again CH3 है. ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए इतनी वर्किंग की है. अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट हो पूरा का पूरा तो आप इन दोनों का और इन दोनों का स्ट्रक्चर जहन में, तो आप डायरेक्ट आंसर ये लिख कर दे दीजिए एग्जामिनर को. ठीक है, नेक्स्ट इज methanol is a covalent substance. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in a molecule of methanol. Include only outer shell electrons of each atom. अब नोट करें आप, it is not the part of your syllabus, right? लेकिन but it is the part of your concept. So आपको मेथनॉल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. मेथनॉल का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ आपको, इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना. तो मैं अपनी आसानी के लिए और आपको बात समझाने के लिए इसकी पिक्चर लेता हूं. ठीक है, और यहां लिखता हूं ताकि मुझे उसके स्ट्रक्चर को, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो सबसे पहले मेरे पास है कार्बन एटम. ठीक, इसकी बॉन्डिंग हुई हुई है हाइड्रोजन के साथ. दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन. फिर इसकी बॉन्डिंग हुई हुई है ऑक्सीजन के साथ.
दिस इज योर ऑक्सीजन एटम, और फिर इसकी बॉन्डिंग हुई भी है हाइड्रोजन के साथ, दिस इज हाइड्रोजन एटम। सो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, बिकॉज इट इज फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। ठीक, ओके, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो अगर यहां पर एक मिनट होल्ड ऑन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लूं, तो ये मेरा कार्बन हो गया, ये मेरा तीनों हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ये मेरा ऑक्सीजन एटम हो गया, ये मेरा हाइड्रोजन एटम हो गया। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। State why methanol does not conduct electricity, because methanol is a covalent molecule and this covalent molecule has no free mobile electrons. Okay, methanol is used as a solvent. State the meaning of the term solvent. A liquid or solution in which solute are soluble or can dissolve. Okay, next question is question number 8. This question is about electrolysis. The table shows some information about the electrolysis of 3 different electrolytes using graphite electrode. That's the best part. Graphite electrode, inert electrode है ये, ठीक है? Complete the table with the names of the product at each electrode. Aqueous dilute potassium chloride. So देखिए आपके पास यहाँ से पोटेशियम आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, यहाँ से क्लोराइड आयंस हैं, यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, and according to my lecture, hydroxide ions will discharge first in the form of oxygen gas. So product at anode is oxygen. According to my lecture, if hydrogen ions discharge first from the electrolyte, obviously hydrogen gas is given off at cathode. Okay, because hydrogen ion and hydroxide ions are closer to the line of discharge. Now in aqueous copper 2 sulfate, we have copper ions, hydrogen ions, we have sulfate ions and hydroxide ions. We know कि कॉपर आयन जो है वो लाइन ऑफ डिस्चार्ज से करीब है, इसलिए वो कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होंगे। hold on, wait, he is asking for the name, तो मैं फॉर्मूले नहीं लिख सकता हूँ। सो बेटा हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, हम यहाँ लिखेंगे कॉपर। ओके, और जाहिर सी बात है यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयंस डिस्चार्ज होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ देखो ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट इज मोल्टन लेड टू क्लोराइड। भाई लेड टू क्लोराइड में हमारे पास सिर्फ 2 आयंस हैं, एक है लेड आयंस और एक है आयोडाइड आयंस। सो जाहिर सी बात है कैथोड पे लेड आएगा और एनोड पे आयोडीन रिलीज होगा। The electrolysis of aqueous copper to sulfate gives different products when copper electrode are used instead of graphite electrode. So अगर आपने copper electrode use किया है
तो ये तो एक रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड है, और जो रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस विद कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर में दिया था आपको, एट कैथोड कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सॉलिड appears at cathode। ठीक, एट एनोड देख लीजिए, एनोड क्योंकि कॉपर मेटल का बना हुआ है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एनोड डिसॉल्व इटसेल्फ, एनोड डिसॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो, देखें, एक कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट में शामिल हुआ और उसी इलेक्ट्रोलाइट से एक कॉपर आयन कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, इट्स गोना बी सेम, सॉल्यूशन विल रिमेन सेम। Blue solution will remain, और ऐसा क्यों था? Because of, because no change in concentration of electrolyte, because no change in concentration of electrolyte. Next is magnesium is manufactured by the electrolysis of molten magnesium chloride. At the anode, chloride ions react to make chlorine molecule. तो देखें, ये क्लोराइड आयंस हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में। इक्वेशन बैलेंस करनी है मुझे, यहाँ पर 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएं। यहाँ पर चार्ज कितना हो गया है 2 माइनस, और यहाँ चार्ज 0 है, तो यहाँ पर चार्ज 2 माइनस हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। और याद रखिएगा, एट एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन होती है, और मैंने आपको कहा था कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी, इस एरो के राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Let's move on to the next question. That is question number 9. Oxides of nitrogen, such as nitrogen monoxide, are atmospheric pollutants. The exhaust gases from the car engine contain 0.00200% by volume of nitrogen monoxide. Calculate the number of molecules of nitrogen monoxide. Number of molecules, यानी Avogadro constant apply होगा। ठीक है, in 960 dm cube of exhaust gas at room temperature and pressure, 1 mole of gas occupy this much। ये आ गया, एवोगाड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सो एग्जामिनर जो है वो डिमांड कर रहे हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट से रिलेटेड। ठीक है, सो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं इस वॉल्यूम को 0.002% डिटरमिन करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ NO इन 0.002% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 0.002 divided by 100 into volume is 960, so it's going to be 0.0192 dm cube। अब मुझे मोल्स वॉल्यूम पता चल गया, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मोल्स ऑफ NO एट RTP कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ NO कितना है? 0.0192
उसको डिवाइड कर दो 24 डीएम क्यूब से। याद रखिएगा ये जो रूम टेम्परेचर प्रेशर है, इस रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम कैरी करता है कोई भी गैस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर एज वेल। सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल्स। मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो आप जानते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 times 10 to the power 23 molecules, and we have 8 into 10 to the power minus 4 moles. So molecules कितने हो जाएंगे आपके पास? 4.816 into 10 to the power 20 molecules। ये मेरा आंसर हो गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4.816 into 10 to the power 20 molecules, ठीक है। Now the next is nitrogen and oxygen react to make nitrogen monoxide inside a carbogen. Construct the equation for this reaction. So N2 plus O2 arrow 2 NO। Atmosphere and pollution का जो चैप्टर है उसमें मैंने ये इक्वेशन दी हुई है आपको। Next is state 1 adverse effect of oxides of nitrogen as polluted in the air। बहुत सारे adverse effects हो सकते हैं। Causes acid rain, और ब्रीथिंग इशू होता है, लंग्स इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Next is describe how oxides of nitrogen formed in car engine are removed by the catalytic converter। That's what we have done। So हमने ये इक्वेशन दी हुई थी 2NO plus 2CO। ये रिएक्शन करेंगे आपस में और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ओके। The rate of diffusion of nitrogen dioxide is less than that of nitrogen monoxide under the same condition of temperature and pressure। Explain why rate of diffusion of NO2 is less than that of NO। सबसे पहली बात, हमें MR कैलकुलेट करना चाहिए NO2 का, और ये हो जाएगा 14 plus 16 times 32 is going to be 44, ठीक है। I believe 44, my goodness, 46 in fact, yeah 46, ठीक है। और NO का MR लिख लें, 16 plus 14 is going to be 30। So जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मॉलिक्यूलर मास पे। सो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लोअर है या कम है, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड has a higher molecular mass as compared to NO, in fact as compared to nitrogen monoxide, hence its rate of diffusion is lower। Now the next is the rate of diffusion of nitrogen monoxide decreases as the temperature decreases। Suggest why using idea about kinetic particle theory। देखो temperature and kinetic energy both are directly proportional to each other। So when temperature decreases, kinetic energy decreases, kinetic energy decreases, movement of molecule decreases। When movement of molecule decreases, obviously rate of diffusion also decreases।
temperature decreases, kinetic energy decreases, movement of molecule slows down, so rate of diffusion decreases. ठीक है. Last question, question number 10. Polyvinyl chloride PVC and polypropene are polymers made by the reaction called addition polymer. The diagram in figure 10.1 shows the structure of PVC. We have done this in class. Draw the structure of the monomer used to make PVC. Polyvinyl chloride हमेशा विनाइल क्लोराइड मोनोमर से मिलता है, और विनाइल क्लोराइड मोनोमर मैं यहां से देख सकता हूँ. देखो ये वो मोनोमर है जो बार बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब मैं इस मोनोमर को बना लेता हूँ एज इट इज. ये हो जाएगा CCl H डबल बॉन्ड CH2. दैट्स द मोनोमर. मुझे कैसे पता चला कि इन दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा? क्योंकि ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन दिखा रहा है. तो बॉन्ड कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड यहाँ होगा बिटवीन द कार्बन एटम, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन हमेशा एल्कीन्स में होती है, राइट. नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपीन is a polymer used to make plastic food container. We have done polypropylene in the class, right? और देखो ये पूरा एक मोनोमर है. फिर सेम मोनोमर ये दोबारा रिपीट हुआ, फिर सेम मोनोमर ये दोबारा रिपीट हुआ, फिर सेम मोनोमर ये दोबारा रिपीट हुआ. तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट. वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सम वेस्ट पॉलीप्रोपीन प्लास्टिक इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग. This makes toxic gas because of incomplete combustion. Name the gas. यार incomplete combustion से हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, which is toxic gas. Okay. State other environmental challenge caused by the disposal of waste polypropylene plastic. Explain how this challenge is related to the properties of the polypropylene. Polypropylene environmental challenges occupied a larger occupied landfill site. Accumulation of plastic in ocean. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन ये है कि पॉलीप्रोपीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज अनरिएक्टिव. Polypropene is non-biodegradable, अनरिएक्टिव होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसलिए ओशन में एक्युमुलेशन इंक्रीज हो जाती है. ओके. नेक्स्ट इज नेम वन कंडेंसेशन पॉलीमर. ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द लिंकेज बिटवीन द रिपीटिंग यूनिट्स इन दिस पॉलीमर. यार बहुत सारे कंडेंसेशन पॉलीमर तो मैंने आपको बहुत बताए. कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बताया है, होल्ड ऑन. कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बताया है नाइलॉन. ठीक है. कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बताया है टेरिलीन, जिसको हम पॉलिएस्टर भी कहते हैं. कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने आपको बताया है प्रोटीन. ठीक है. तो अब इन तीनों में से कोई एक लिख दीजिए. आपको याद है इसका और इसका रिपीटिंग यूनिट सेम है, लिंकेज सेम है. पॉलीपेप्टाइड लिंकेज कहते हैं या पॉलीअमाइड लिंकेज. सो और इसका एस्टर होता है. तो हम तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. नेम जो है पॉलीअमाइड, और बहुत सारी चीजें पूछ ली हैं इनफैक्ट एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में. मैंने नाइलॉन लिखा है तो मैं उसके लिहाज से उसका लिंकेज लिख रहा हूँ पॉलीअमाइड.
और पॉलीअमाइड का लिंकेज ये होता है CONH। ओके, और अगर आप लेट सपोज टेरिलीन लिख रहे हैं तो उसके लिंकेज का नाम होगा पॉलिएस्टर, और पॉलिएस्टर का लिंकेज मैंने लेक्चर में इस तरह से बना के दिया था आपको। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स द एंड ऑफ दिस पेपर। थैंक यू वेरी मच गाइस।